बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। आज वैसे इंटरेस्टिंगली जब मैं सुबह आ भी रही थी तो मैंने अपना जो पब्लिक है और गुड मॉर्निंग पब्लिक का जो डिजिटल पेजेस हैं उनको ज़रा चेक करी थी। बड़े इंटरेस्टिंग फीडबैक्स आते हैं समटाइम्स बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जिनके बारे में हमने सोचा नहीं होता। जैसे कल हमने जो रिलेशनशिप्स के ऊपर एक सेगमेंट किया था उस पर मैं लोगों के कमेंट्स भी पढ़ी थी एक्स के ऊपर। दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग। मैं इस पे आगे जाके ज़रूर बात करूँगी क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, सोसाइटल इश्यूज़ के ऊपर भी बात करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट जो फीडबैक है उससे समहाउ आपको एक सोसाइटी का पर्सपेक्टिव भी मिलता है कि कौन क्या सोच रहा है, किस हवाले से सोच रहा है। आगे जाके इस पर ज़रूर मैं बात करूँगी। अच्छा जी, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माइग्रेंट्स का जो आलमी दिन है वो मनाया जा रहा है। दुनिया भर में अगर बात की जाए तो गैर कानूनी या मजबूरी की हालत में जो ट्रैवल करते हैं लोग, वो पाकिस्तानी शहरी ख़ास तौर पर, उनकी तादाद में हालिया बरसों में एक नुमाया इजाफा देखा गया। साल 2025 की बात करें तो मुख्तलिफ ममालिक से जो भीख मांगने, बेगरी है या गैर कानूनी मकासद के लिए जो जाने वाले पाकिस्तानी हैं उनको डिपोर्ट किया गया। हज़ारों पाकिस्तानियों को कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और इंसानी हकूक़ के इजलास में बताया गया कि इस साल सऊदी अरब ने 24,000, यूएई ने 6,000 और आज़रबाईजान ने 2500 पाकिस्तानियों को भीख मांगने या गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर वापस भेजा, जबकि दीगर ममालिक में भी ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। ये सूरत हाल सिर्फ पाकिस्तान की आलमी साख को मुतासर नहीं करी बल्कि बैरून मुल्क जो मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि बड़ी मेहनत करते हैं, कानून पसंद हैं, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा करती है। जो अरबों डॉलर की तरसीलात जो है वो मुल्की मईशत को सहारा देने के लिए भेजते हैं और फिर जो होस्ट कंट्रीज़ होते हैं, मेज़बान ममालिक होते हैं, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन चंद गैर ज़िम्मेदाराना कह लें अनासर के इक़दामात की सज़ा पूरी ये जो कम्यूनिटी है, कौम है, ख़ास तौर पर जो बड़े बाइज़्ज़त तरीके से ओवरसीज़ कम्यूनिटी काम करी उनको भुगतना पड़ता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सिर्फ डिपोर्टेशन या फिर पाबंदियाँ काफ़ी हैं या हमें इस इल्लीगल जो माइग्रेशन है, इंसानी स्मगलिंग है, पनाह गज़ीनों के मसाइल हैं, उनके लिए एक मजबूत और एक एलेबोरेटेड पॉलिसी की ज़रूरत है जो कि इस सारे मामले को कंट्रोल कर सके। क्योंकि आई रिमेंबर हम सऊदी अरब का जहाँ मैंने जिक्र किया जिनमें सबसे ज़्यादा नंबर है 24,000, ये वो पाकिस्तानी हैं जो हरम के अंदर भी भीख मांगते हैं और इस तरह के मामलात करते हैं। तो ये भी एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। सज्जाद मुस्तफ़ा बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सीनियर ऑफिसर है FIA, इमिग्रेशन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्सपर्ट भी हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो नंबर या स्टैटिस्टिक्स हम बात कर रहे हैं, इट्स अ ह्यूज नंबर और ये पिछले कुछ बरसों में ये तादाद में इजाफा हुआ है। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस हवाले से एनालिसिस दें। क्या वजह आप समझते हैं कि ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं इन नंबर्स में इंक्रीज क्यों हो रहा है? थैंक यू वेरी मच। मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हूँ इस रिपोर्ट के ऊपर। और आप अगर इसी जो इशू पे जो मई में दिस ईयर जो वज़ीर दाखिला ने असेंबली में, नेशनल असेंबली में रिपोर्ट पेश की, उसके मुताबिक 5,000 जो थे वो बैगर्स जो थे वो सऊदी अरेबिया से और बाकी ममालिक से पाकिस्तान रिपोर्ट हुए थे पिछले साल 2024 में। और कोई मई में जो रिपोर्ट थी उसमें 500 के करीब जो थे वो इस साल जो है जनवरी से लेके मई तक जो है 500 के करीब जो लोग थे वो रिपोर्ट हुए थे जो बैगरी में इन्वॉल्व थे। लेकिन हैरान कौन तौर पर अभी जो पिछले 6 माह में 6 माह में जो ये रिपोर्ट आई है, इसमें यानी आप 30,000 35 हज़ार से ज्यादा लोग जो हैं वो डिपोर्ट हुए हैं और एज कम्पेयर टू प्रीवियस हिस्ट्री है। और इसमें ये 24,000 बैगर जो हैं वो सऊदी अरेबिया से है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कोई रिपोर्ट रीडिंग में गलती हुई है या रिपोर्ट ऐसे हुआ है कि 24,000 सऊदी अरेबिया से बैगरी के इल्ज़ाम पे वो डिपोर्ट हुए हैं
और फिर उसके बाद इसमें दो तीन और चीजें भी हैं। इसमें है कि जी 24,000 लोग जो थे वो कंबोडिया गए, हम्म। और कुछ म्यांमार गए, और उनमें से जो 5,000 के करीब म्यांमार गए, वो भी उनमें से भी कोई 2600 के करीब वापस नहीं आए। कम्बोडिया से जो जो 24,000 गए, उसमें से 12,000 के करीब जो है वो वापस नहीं आए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या है। और दूसरी बात यह है कि देखें कि अगर 50,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो पिछले 6-7 माह में ऑफलोड हुए हैं, और इसका मतलब मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि अगर ये कहते हैं जी ये जो हम ऑफलोड कर रहे हैं ये बैगरी की वजह से है, ये दूसरी वजह से कर रहे हैं, तो क्या लाख की तादाद में लोग बैगरी के लिए जा रहे थे, और वो जो ऑफलोड किए उनको मिला लें, जो डिपोर्ट हो रहे हैं वो वापस कर लें, तो ये पिछले 6 माह में, 6-7 माह में हुआ क्या है? क्या मुल्क के हालात ऐसे ही हैं कि लोग भाग रहे हैं, या बैगरी की तरफ जा रहे हैं, या बैगर में इतना इजाफा हो गया है, या या रिपोर्ट्स में कोई झोल है? अब मैं, क्योंकि दो रिपोर्ट्स हैं जो वजारत दाखिला के अंदर FIA ने जमा करवाई हैं, जी। तो पिछले 1.5 साल में जो है वो 5-5.5 हजार बंदे हैं, और जिनमें 5.5 हजार में जो तो 2.5 हजार के करीब है सज्जाद वो साहब, अगर सही ये से थे। नंबर बढ़ भी रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? मैं, आपने चूंकि सर्व भी किया है, आप FIA वाले मामले में आपका एक पोर्टफोलियो भी है, आप जब आपने भी ऑब्जर्वेशन होगी, आई एम श्योर आपकी भी, कि लोगों का ये जो इंक्रीज होने वाला नंबर है, और हम सऊदी अरब में अभी जो बात करें, आज़रबाईजान में 2500 है, UAE में फिर हमें पाबंदियां भी सामना करना पड़ा है कुछ अर्सा। UAE के तो वीज़ाज़ में इतनी प्रॉब्लम आई है, अभी तक स्टिल लोगों को जो जेन्युइन रीजंस की वजह से जाना चाहते हैं उनको वीज़ाज़ में प्रॉब्लम आई है। तो ये नंबर बढ़ने का क्या सोल्यूशन होगा, क्योंकि इससे तो ओवरऑल मुल्क का एक इमेज बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए, दो तीन चीजें वाज़ेह है। एक तो है कि जी अगर 25-30 हजार बंदा ऑफलोड डिपोर्ट हुआ है, और वो बैगरी की वजह से हुआ है, तो उस पे FIA को हर डिपोर्टी जो आता है वो FIA के हवाले होता है, और FIA जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। और FIA को अभी, या वजारत दाखिला को चाहिए कि इसमें एक प्रेस ब्रीफिंग दे कि ये जो डिपोर्ट होके आए, जो स्पेशली जो बैगरी में इन्वॉल्व थे, वो इतनी तादाद में क्यों थे, वो किस तरीके से गए थे, क्या वो मोस्टली जो मेरे नॉलेज में है वो ऑर्गेनाइज तरीके से जाते हैं, ये इंडिविजुअल बैगरी के लिए नहीं जाते हैं। बैगरी के लिए जो जाते हैं वो ग्रुप शेकअप लेने जाते हैं, और लोग लेके जाते हैं उनको। तो वो इतनी तादाद में जो आए थे उनके खिलाफ क्या हुआ? उनको जो भेजने वाले थे, उनको जो स्पॉन्सर करने वाले थे, उनको वहां रखने वाले थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? लेकिन अगर एक्शन नहीं हुआ, कोई डेटा जो है वो नहीं मैनेज किया गया, तो फिर इस रिपोर्ट की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। दूसरी बात क्या है, अभी वजीर आजम को मैं चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर को एक मीटिंग जो इन्होंने ऑलरेडी कमेटी बनाई है उसमें ऐड ऑन करें। उसमें जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है उसको भी शामिल करें, और जो हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको भी शामिल करें उस कमेटी में। और वो कमेटी जो है वो एक मैकेनिज्म बनाए कि जो अनरीजनेबल जो ऑफलोडिंग है वो भी खत्म हो, किसी रीजन पे हो। जो ऑफलोड हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, और जो डिपोर्ट हो रहे हैं उनकी रीजन क्या है, उसके मुताबिक एक मैकेनिज्म बनाए। और जो हमारे ट्रेवल एजेंसीज को, जो हमारे ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, वो उनको रेगुलेट करने के लिए, उनके लिए जो सिक्योरिटीज हैं उनको एनहांस करें, ताकि उनकी इतनी सिक्योरिटी हो कि अगर किसी का लाइसेंस कैंसिल हो, किसी को तकलीफ हो, किसी के उसमें उसका जो बिजनेस है उसको नुकसान पहुंचे। और लेकिन अगर ये मेजर्स नहीं लिए जाएंगे, और अगर करप्शन जो है वो तमाम डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स है, और चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, चाहे वो FIA है, अगर वो इसी तरह रहेगी, या रिलीजियस अफेयर्स है वो चलती रहेगी, तो उसमें जेन्युइन लोग सफर होंगे। अब उम्र वालों को जो ऑफलोड कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट पे जा रहे हैं उनको ऑफलोड कर रहे हैं, सबसे पहले चाहिए कि FIA बताए कि कितने लोग थे जो यहां से एम्प्लॉयमेंट वीजा पे गए थे, और वो वहां जाके बैगरी में शामिल हुए थे, और उनको इस वजह से हुआ है। बाकी देखें, कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो पाकिस्तानियों के राइट्स भी जो है वो भी प्रोटेक्ट होने चाहिए। ये जो हमारी वजारत खारजा है, या जो हमारा ये मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज एंड मैन पावर है, ये उसका फर्ज है
कि क्या वहां पे सिर्फ हम पाकिस्तानी जुराइम में शामिल हैं, बैगरी में शामिल हैं, या कि उनके हकूक भी वो उनका तहफ़्फ़ुज़ प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा। क्योंकि अच्छा, मुझे बहुत सारी शिकायत सजाद आई साहब हैं मेरा कि सजाद साहब मेरा सवाल यहाँ पे ये है, सऊदी एक अरेबिया में मिनट मैं आपको स्पेशली। इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि आप आगे बढ़ जाएंगे कॉन्वर्सेशन में। मैं इसी पॉइंट पे मेरा जो कंसर्न है, ठीक है ये तो एक बात की बात है कि जी उनके राइट्स भी प्रोटेक्ट होने चाहिए, जो इलीगल जा रहे हैं उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बट मसला यहाँ पे ये है कि जो लोग या जिस आपने कहा सिस्टम के तहत यहाँ से लोगों को बेगरी के लिए भेजा जा रहा है, ये एक माफिया है। ये कोई इंडिविजुअल लेवल के ऊपर लोग नहीं जा रहे। इस माफिया को आइडेंटिफाई करके पहले अपने मुल्क के मसले तो हमने हल करने हैं, फिर बाद में जाके तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि जी वहाँ पर इनके राइट्स का प्रोटेक्ट होना चाहिए या पाकिस्तानी। क्योंकि इससे वही बात है आपके वाली कि जो जेन्युइन लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, उम्रा हो, यूएई अगर किसी काम से जाना है, कोई इमरजेंसी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको इमरजेंसी बेसिस पे जाना था बट दे डिडंट गेट अ वीज़ा। सो ये अपने मुल्क के मसले को हमें पहले नहीं, डोंट यू थिंक, एड्रेस करना है कि हमारे यहाँ पे क्यों ये ऐसा हो रहा है? देखिए, हर मिनिस्ट्री को जब एक वजारत बनाई जाती है तो उसके जो फ़राइज़ हैं उसको पूरे करने चाहिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, जो एफआईए है, उसका काम है कि वो अपने मुल्क के अंदर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इस धंधे में शामिल हैं, उनको अनअर्थ करें, उनको अरेस्ट करें, उनको प्रोसिक्यूट करें। और फिर गवर्नमेंट का काम है, पार्लियामेंट का काम है, इसमें अगर कोई लेजिस्लेशन है जो बैगरी से रिलेटेड जो लूप होल्स हैं उनकी जो एनहांसमेंट है सजा की है वो करें। फिर तीसरी बात यह है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, वो उनका काम यह है कि उनका ड्यूटी ही ये है कि जो पाकिस्तानी बाहर जा रहा है, ये जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रांट है, उसका काम क्या है कि भाई उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। उसको हमारे जो वहाँ जो हमारे जो काउंसलर्स हैं वहां पे, जो इसी पर्पस के लिए जाते हैं, उसमें करोड़ों रुपया एक एक पे खर्च होता है। उसका मकसद ये है कि वहां पे हमारे जो लोगों के हकूक हैं वो और कोऑर्डिनेट करें। और वहां मुतलका जो मिनिस्ट्रीज हैं, देखिए मुझे बहुत सारी शिकायत है कि जो लोग ये डिपोर्ट भी हो रहे हैं, बहुत सारे जो हैं उनका, अगर वो उनका जो एम्प्लॉयर है, अगर उसकी ब्लैकमेलिंग वो नहीं आते तो वो किसी ना किसी इल्जाम लगा के इनके खिलाफ रिपोर्ट कर देते हैं। इनको वो तब पता चलता है जब वो रिपोर्ट उनके गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको जेल भेज देता है कि वो उन्होंने ये वायलेशन की है। तो इसलिए जो हमारी जो वेलफेयर अटैचीज हमारे वहां पे हैं एम्बेसीज में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में खास तौर पर, उनको ये चाहिए कि वो वहां जेलों में विजिट करें, अपनी एक्सेस बेहतर करें और लोगों से रवाबत बेहतर करें। और यकीन माने जो सबसे ज्यादा हमारा जो प्रॉब्लम है वो इन्हीं ममालिक में एम्बेसीज के जो इश्यूज हैं वो है जहां पे लोगों के साथ प्रॉपर जो एंगेजमेंट है वो नहीं है, जहां पे उनको, आपको अगर अगर आपको सऊदी या यूएई में तो वीजा लेना, सॉरी, आपको लेना पड़ जाए ना, पासपोर्ट लेना पड़ जाए, आपको वापस आना पड़ जाए, तो वहां पे मुसीबत पड़ जाती है। तो वहां पे जो हमारे अटैचीज हैं, जो उनको भेजा इसलिए किया गया है, लोगों की वेलफेयर के लिए भेजा गया है, उनका भी काम है कि वो वहां इसको लोकल जो जो इंतजामिया है उससे साथ मिलके अपना डाटा कंपाइल करें कि किस इशू पे क्या वायलेशन थी जिसकी वजह से पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया गया। जो बैगरी है और उसके खिलाफ कवानीन को सख्त करें और जो कवान उस पर इंप्लीमेंट करें। अगर एफआईए ने अगर अगर फर्ज करें 25-30 हजार या 35 हजार बंदा जो भिखारी गए थे उनको लेके गए थे, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्या की है, कितने अरेस्ट किए हैं, कितने उनके जो इस जो एक इस धंधे में इन्वॉल्व थे लोग, जो इसको करवाने वाले थे, वो पीछे जो उनके हैंडलर थे वो कितने पकड़े गए हैं। उसके साथ जो हमारी गवर्नमेंट ने सऊदी के साथ मिलके क्या किया है, इसका कौम को वाज़ेह जवाब आना चाहिए और इसको मीडिया को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक लोगों के सामने लाना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि इसमें जब तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ इस पे खुद एक्टिव रोल नहीं अदा करेंगे, इसमें इतना ज्यादा कोई फर्क आने का मुझे नजर नहीं आता। वो इसमें खुद एक्टिव हो डे टू डे। मैं पहले भी, आपको याद होगा, मैं पहले भी इस पे कहा था कि वो जो जब ये ह्यूमन स्मगलिंग का हो रहा था, ऑफलोडिंग का हो रहा था, या ये भिखारियों वाला हो रहा था, या कश्तियां डूब रही थी, तो मैं कह रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर डे टू डे रिपोर्ट लें और तब जाके
इस पे कुछ बेहतरी आने की तवक्को है। अगर ये इसी तरह एक कमेटी बन गई और कमेटी के आगे कोऑर्डिनेट को ना हुआ, सुपरवाइज को नहीं हो रहा, तो फिर इस कमेटी का रिजल्ट भी वही आएगा जो पहले आ रहा था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सजाद मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सजाद मुस्तफ़ा बाजवा हमारे साथ मौजूद है, साबिक सीनियर ऑफिसर है FIA। माइग्रेंट्स का दिन है जी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये जो मामला चल रहा है जिससे डीपोर्ट होना, ऑफलोडिंग होना और फिर गैर कानूनी तौर के ऊपर वहाँ दूसरे ममालिक के अंदर जाना, बात वही है कि ये अपना इमेज तो आई डोंट नो कि किस माइंडसेट के साथ जाते हैं लोग इलीगल, लेकिन ये मुल्क का इमेज और यहाँ पर जो जेन्युइन लोग हैं जिनकी जेन्युइन रीजंस हैं, जो कि जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और वहाँ पर जो लोग ओवरसीज़ रह रहे हैं उनकी जो रेपुटेशन है वो भी समहाउ डैमेज होती है, जो कि इतने सालों से एक ट्रांसपेरेंट तरीके से वहाँ काम कर रहे हैं, सेटल्ड हैं, और फिर यहाँ पर भी एक बड़ी अमाउंट के अंदर वो अपनी तरसीलात ज़र के ज़रिए मईशत को सपोर्ट कर रहे हैं। सो उन जेन्युइन केसेस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज होता है। सो आई बिलीव कि ये इंटरनली हमें इस माफिया को भी कंट्रोल करना है, इस सारे सिस्टम को भी ठीक करना है कि यहाँ से जाने का प्रोसेस ही पहले इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो कि वहाँ पे जब लोग जाने से पहले सोचें कि उनको इस स्क्रूटनी से गुजरना पड़ेगा। सो आई बिलीव ये हमने आज टॉपिक जो किया है, कुछ तो इसका आउटकम निकलेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ज़िंदगी में रिलैक्स होना को मेरी टीम से सीखे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ख़ुदकार गाड़ियाँ अब महज फ्यूचर की बात नहीं रही, बल्कि ये पाकिस्तान में भी हकीकत बनने जा रही हैं। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग जी। पाकिस्तान में अब हमें ख़ुदकार गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। NED यूनिवर्सिटी, स्मार्ट सिटी लैब और नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताउन से मुल्क की पहली सेल्फ ड्राइविंग कार तैयार कर ली गई है, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो मैं कहती हूँ डिफ़िकल्ट तरीन रोड्स हैं, जो ट्रैफिक का सिस्टम है, उसके लिए डिज़ाइन की गई हैं। इंटरनेशनली जो ख़ुदकार गाड़ियाँ हैं अक्सर कंट्रोल शुदा माहौल में ही आजमाई जाती हैं, लेकिन ये गाड़ी हंगामा खेज ट्रैफिक हो, गैर मुतवक्के हालात हों, इसमें भी ख़ुदकार तरीके से चलने की काबिल हैं। ये सेंसर्स हो, उसके साथ साथ रियल टाइम एनवायरनमेंट परसेप्शन हो, इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम हो, इससे भरपूर लेस है। और इसके साथ साथ जी ये पैदल चलने वालों के साथ साथ जो भी हर्डल्स हैं उनको भी डिटेक्ट करती हैं, ख़ुद फैसला करके ड्राइव करती हैं। ये जो इन्वेंशन है ना सिर्फ लोकल इंजीनियरिंग टैलेंट की तरक्की की अलामत है, बल्कि ये सवाल भी उठाता है कि पाकिस्तान कैसे इस जदीद टेक्नोलॉजी को अपनी सड़कों पे महफूज और मौसर अंदाज में शामिल कर सकता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो अंशरा मुबीन मौजूद हैं और इंजमाम खान हैं। अंशरा जो हैं वो टीम लीड हैं, जबकि इंजमाम खान रिसर्च असिस्टेंट है। हम इन दोनों को खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट। अंशरा, मुझे मुश्किल लग रहा था, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। सही प्रोनाउंस किया। चले, परफेक्ट, ज़बरदस्त जी। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस अचीवमेंट। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्वेंशन हमें ये लग रही है, बिकॉज हमने इंटरनेशनली ये बहुत कुछ होते हुए देखा है। अंशरा, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी, थोड़ा सा हमें ब्रीफ दें इस प्रोजेक्ट, इस सारे मामले के ऊपर, ताकि हमारे देखने वालों को पता लगे कि एग्जैक्टली हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। और हम कोई पास्ट 1 ईयर से वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑन नेम्ड एज ऑटोनमस व्हीकल। और इसमें यही ड्राइवरलेस का जो कॉन्सेप्ट वर्ड है वो ही इसको डिफाइन करता है कि विदाउट ड्राइवर गाड़ी जो है वो चलेगी विद रोड्स। कराची के थोड़ा इन्वायरमेंट को देखते हुए, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट को देखते हुए हमने इसमें मॉडल्स वगैरह ट्रेन किए और उस पर काम किया है, और डिफरेंट सेंसर्स, GPS एंड लिडार को यूज़ करते हुए मैपिंग क्लियर करवाई है इसकी। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इंजमाम हमें ये बताइएगा, ज़ाहिर है रिसर्च से ही एक
प्रोजेक्ट का आगाज़ होता है। एंड सिंस आपने इस चीज़ पे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले इस पे प्रॉपर रिसर्च की होगी कि इंटरनेशनली क्या चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं, पाकिस्तान के अंदर रोड्स, ट्रैफिक का जो निज़ाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे हम इसको कैसे बेहतर अंदाज में अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी रिसर्च के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। हमने एक साल पहले 2024 में इस पे जो है ना प्रैक्टिकली पहले हमने रिसर्च स्टार्ट की कि दुनिया में जो चंद ही रिसर्च सेंटर है जो इस कार पे ऑटोनोमस व्हीकल पे काम कर रहे, और उसको स्टैंडर्डाइज तरीके से यूज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रिबोटिक्स की जो टेक्निक्स है, और सेंसर टेक्नोलॉजी है, और जितना भी कंप्यूटर सिस्टम वो सारा जो है ना हम लोग ने पहले डिफाइन किया और उस पर रिसर्च किया कि किस तरह एक पाकिस्तान की जो अनकंट्रोल अनप्रेडिक्टेबल रोड अर्बन एनवायरनमेंट है, उसमें किस तरह जो है ना ये गाड़ी तरीके से नेविगेट करे। और फिर जो ट्रैफिक है हमारे, आपको पता है कि यहाँ पे कराची में या पाकिस्तान में जो जिस तरह अनप्रेडिक्टेबल ट्रैफिक है उसको किस तरह हैंडल करे। तो उस लिहाज से ना जितने भी स्टैंडर्ड सेंसर टेक्नोलॉजी है, विजन लीडार और जीपीएस टेक्नोलॉजी है, उसको हम तकरीबन 3-4 महीने हमने इसको रूट टेस्टिंग भी की कि किस तरह वो एक जो हमारे पाकिस्तान की जो रूट कंडीशन है वो हैंडल करे, जितना भी उसकी सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है जो लॉजिक है वो प्रॉपरली रिफाइन हो। और बार बार जो है ना उसकी टेस्टिंग की गई ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से इस पे नेविगेट करा। और पहला टेस्ट जो है ना हमने एक वीक पहले इसका एक प्रॉपर डेमो टेस्ट किया, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अपनी पोजीशन जो इसकी टारगेट लोकेशन है उस पे पहुंच गया वो। चलें, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपने बिल्कुल, मैं चैलेंजेस के हवाले से ज़रूर पूछूंगी अंशा के ये जो जाहिर है अभी जो इंतज़ाम हमें बता रहे हैं कि प्रॉपर आपने रिसर्च की, इंटरनेशनल मॉडल्स को देखा कैसे हो रहा है, और पाकिस्तान में चूँकि सूरत हाल थोड़ी ट्रिकी है, हम यहाँ रोड सेंस से लेकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तक बात करें तो इट्स वेरी चैलेंजिंग मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपने कैसे इस तरह की ड्राइवरलेस कार को चलाना है। आप थोड़ा सा हमें ये बताओ कि जो चैलेंजेस रहे आप लोगों को इस सारे प्रोजेक्ट में, चूँकि 1 साल आप लोगों ने इस पर काम किया है, एग्जीक्यूशन में भी और रिसर्च में भी, और जब इसको अप्लाई करने की, इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया आप लोगों ने जो थे? एग्जीक्यूशन में तो जाहिर है आपको जब आप रोड में या टेस्टिंग डेमो फेज में निकलते हैं तो फिर आपको हर तरह का मसले के सामना करना पड़ता है। बट सिंस वी वर टेस्टिंग इट इन द कैंपस लाइक एनईडी में हम उसको टेस्ट कर रहे थे, तो जितने भी मॉडल्स या जो भी अभी हमने जिन चीज़ों पे काम किया उनको कराची के ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे या पेट्रोल्स या जो भी हैं उन सबको देखते हुए चलेंगे। लेन मार्किंग नहीं होती उस पर हम कैसे चलाएंगे, तो चैलेंजेस की बात आते रहे। बट ये है कि टाइम बाय द टाइम द टीम उनका एफर्ट इतना है कि उन्होंने चीज़ों को फाइन ट्यून किया, चीज़ों पे वर्क करते रहे, और अभी भी लाइक दे आर वर्किंग ऑन इट। तो आप लोग कितने टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया? लाइक ऑलमोस्ट 5 टीम मेंबर दैट आर पर्टिकुलरली पूरा टाइम उसी पे ही काम कर रहे हैं, बट वी हैव अ टीम ऑफ लाइक 20 प्लस 20 पीपल। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा इंजमाम, आप मुझे ये बताएं कि जाहिर है पाकिस्तान के अंदर ये जो ड्राइवरलेस कार रोड्स के ऊपर आना है ये अभी तक इतना कॉमन नहीं है, और हम इस चीज़ के हवाले से एक्सपेक्ट कर रहे थे और करते भी हैं कि अच्छा जी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है इतना एक्सेल कर रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे कोई नई गाड़ी, कोई नया ब्रांड इंट्रोड्यूस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। आप लोगों ने इसको कमर्शियल लेवल के ऊपर जो कह लें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इसमें मॉडिफिकेशन अभी रिक्वायर्ड है या अभी टाइम लगेगा, आप ये थोड़ा सा एक हमें बताएं, आइडिया दें। बिल्कुल। अभी जो हमने एक मिनिमल डेमो तैयार किया है एक, इसके बाद जो है ना वो और मेच्योर करे कि वो रूट की हर तरह के एनवायरनमेंट को जो है ना वो हैंडल कर सके। कांट ड्राइव एक लॉन्ग लेके इसको टेस्ट किया जाए, फिर जाके वो मजीद जो है ना ट्रैफिक को कम्प्लेक्स किया जाए, फिर इस तरह इसकी टेस्टिंग जो नेक्स्ट पे स्टार्ट हो रहा है जो ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हम रखेंगे, लॉन्ग रखेंगे, ताकि वो जो हमारे रूट के आउटसाइड कैंपस कंडीशन है वो हैंडल करे, और फिर इस तरह जो है ना वो उसको कमर्शलाइज करेंगे वो।
ठीक है, थैंक यू वेरी मच अंशरा मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका। इंजमाम खान आपका भी बहुत शुक्रिया, टीम लीड और रिसर्च असिस्टेंट हमारे साथ मौजूद थे इस प्रोजेक्ट के जी। और इनके मुताबिक अब इसमें मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी, लेकिन इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग जी। ड्राइवरलेस कार्स आपको कराची में और पाकिस्तान के अंदर नज़र आएगी, सो गुड। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम में से अक्सर अफराद को अचानक किसी न किसी जिस्मानी या फिज़िकल जो तकलीफ़ है उसका सामना करना पड़ता है। कभी चलते हुए पाँव मुड़ जाता है, कभी कोई मसल पुल हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कभी गर्दन आपकी अकड़ जाती है, तो कभी आपको पट्टों में शदीद खिंचाव महसूस होता है। इस वजह में सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है कि दर्द कम करने के लिए आप आइसिंग करें या गरमाइश दें। अक्सर लोग इस मामले में कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं और गलत तरीका इख्तियार कर लेते हैं, जिससे दर्द कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ सकता है। और जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक आइस पैक या हीट पैड दोनों ही इलाज के मौसर तरीके, मगर शर्त यह है कि उन्हें सही वक्त और दुरुस्त सूरत हाल में इस्तेमाल किया जाए। अचानक चोट या जो आपको कोई दर्द है उसमें बर्फ़ लगाना सूजन कम करने, दर्द की शिद्दत घटाने और उसमें मज़ीद नुकसान से बचाने में मदद देता है। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद जी आपको जो गरमाइश है वो पट्टों को रिलैक्स भी करती है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। आज इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि कौन सी चोट में बर्फ़ फ़ायदेमंद है, कब आपको उसको थोड़ा वार्म रखना है, बर्फ़ या हीट पैक कितनी देर तक लगाना महफूज है, किन गलतियों से हमें परहेज़ करना चाहिए ताकि जो आपकी सेहत है उस पर असर ना आए। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर शबाना नाज हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शबाना, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर शबाना, सबसे पहले तो मेरा सवाल पता क्या है, ये आप मुझे थोड़ा सा गाइड भी करेंगी कि विंटर्स आते ही ना बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारी कोई पुरानी चोट है, हमारा कोई पुराना दर्द है, वो एकदम से ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। किसी के अगर घुटने में चोट लगी है या बहुत सालों पहले कोई फ्रैक्चर हुआ था, तो विंटर्स के अंदर बहुत सारे लोगों की इस तरह की पेन ट्रिगर होती है। ये क्यों होती है? देखिए, ये जो अभी आपने एक सवाल किया वो तो ये था कि भाई हीट एंड कोल्ड पैक्स, और ये जो सर्दियों में क्यों ट्रिगर होती है, ये टोटली डिफरेंट चीज है। उसकी वजह ये है कि सर्दियों में हमारा एयर प्रेशर कम हो जाता है। एयर प्रेशर का मतलब ये होता है कि जब हमारे मसल्स, जॉइंट्स, एयर प्रेशर हमारे जॉइंट्स को इस तरह जोड़ के रखता है जैसे किसी रबड़ बैंड को आप बालों को आपने फोल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही एयर प्रेशर कम होता है आपके मसल्स फैल जाते हैं आपके जॉइंट्स के ऊपर, और आपके मसल्स के अंदर जॉइंट्स के ऊपर छोटी छोटी नर्व्स होती हैं जिसको हम नोसियोसेप्टिव कहते हैं या पे सेंसरी नर्व सेंसेशन, जो कि हमारे ब्रेन तक दर्द की सेंसेशन देती हैं। तो होता क्या है कि जैसे प्रेशर कम होता है, मसल्स फैल जाते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इसका प्रेशर जब वो बढ़ जाता है तो नर्व्स के ऊपर प्रेशर आता है, जिसकी वजह से दर्द की जो एहसास है वो ज्यादा तेज हो जाता है सर्दियों के मौसम में। और भी इसकी कई रीजन है। एक तो सबसे बड़ी रीजन ये है कि बैरोमेट्रिक यानी एयर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स फैल जाते हैं और जोड़ों पे प्रेशर आता है। दूसरा ये होता है कि हमारा जो हमें पता ही नहीं चलता, हमारा वजन बढ़ जाता है सर्दियों में गैर महसूस तरीके से। होता ये है कि हम पराठे खा रहे हैं, हलवे खा रहे हैं, जो हमारी डाइट का हिस्सा होता है, हम पाकिस्तानी का स्पेशली, और हमारी मूवमेंट कम हो जाती है। सर्दियों में हम ज्यादातर हम बेड में बैठे रहते हैं, चलते ही नहीं, हमारी वॉक खत्म हो जाती है, एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम घंटों जो है बिस्तर में बैठे रहें, उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। स्पेशली कार्डियक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, जॉइंट्स के पेशेंट, इन सब की प्रेशर बढ़ने की वजह से वेट बढ़ता है और इनके साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि अनकंट्रोल हो जाती है आपकी शुगर, क्योंकि आप मूवमेंट नहीं कर रहे होते। आप हार्ट पेशेंट्स हैं तो आपको मेडिसिन लेने के बावजूद भी जो है वो आपकी मेडिसिन के बावजूद कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपका ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें जो है वो फ्लक्चुएट कर रही होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो मिलकर इंसान को ज्यादा तकलीफ दे रही है। अब डॉक्टर शबाना, हम उस सवाल पे आते हैं जो कि मेरा पहला सवाल था। ये मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि आज सुबह सुबह मेरे घुटने में दर्द निकली, तो मैंने सोचा कि डॉक्टर आएंगे, मैं जल्दी से पूछूंगी क्या होता है। अच्छा डॉक्टर शबाना, अब हमें ज़रा बताएं कि बहुत सारी, जैसे मैंने कहा कि आइस पैक लगाना है, हीट पैड का इस्तेमाल करना है, क्या ऐसा सिचुएशंस होती हैं जिसमें लोगों को आप थोड़ा गाइड कर सकेंगी?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको जो भी वूंड है वो खुला हुआ नहीं होना चाहिए। इंजरी, ये जब भी हम बात करते हैं आइस पैक्स की, कोल्ड पैक्स की, ये उस वक्त बात करते हैं जब स्पोर्ट्स इंजरीज हो, यानी आपका वूंड ओपन नहीं हो, आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही हो, आपको स्वेलिंग है, आपके पैर में दर्द है, तो उसमें पैर है, हाथ है, और अगर आपको एक्यूट इंजरी है, फौरन चलते चलते आपका हाथ मुड़ गया, पैर मुड़ गया, चोट लग गई, या कोई चीज आपको हिट कर गई लेकिन उसमें से ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो उसको हम स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। स्पोर्ट इंजरी आम आदमी को भी हो सकती है, स्पोर्ट्स पर्सन को भी हो सकती है। तो विद इन 48 आवर्स हमारी बॉडी में एक अल्लाह ताला ने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स रखा है। उसका मकसद ये होता है जब आपको कोई चोट लगती है तो फौरी तौर पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। उसमें जब भी चोट लगती है हमारे उस एरिया के ब्लड वेसल्स यानी खून की नालियां डैमेज हो जाती हैं, हमारे मसल्स, हमारे जितने भी वहाँ के लिगामेंट्स वगैरह हैं उस एरिया के अगर डैमेज होते हैं तो उस एरिया में खून की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, और जब खून की सर्कुलेशन बढ़ती है तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू होता है और वहाँ पे खून का एक पूल बन जाता है उस एरिया में, और उस पूल से ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं बॉडी से जो कि हमारे दर्द का एहसास बढ़ा देते हैं। ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला हमारी बॉडी से हिस्टामीन है, सेरोटोनिन है, इस तरह के डिफरेंट केमिकल्स रिलीज होते हैं जब उस जगह खून जमा होता है। तो हमारा मकसद ये होता है कि हमने उन खून की नालियों को तंग कर दें ताकि उस एरिया में खून कम जाए। उसके लिए हम आइस सप्लाई करते हैं। आइस का काम ये होता है कि वो खून की नालियों को तंग कर देता है, सुकेड़ देता है, जिसकी वजह से उस एरिया में खून कम आता है, खून कम जमा होता है और ये केमिकल कम रिलीज होते हैं और हमें दर्द कम होता है, हमें स्वेलिंग कम होती है। और अगर हमें 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, क्रॉनिक स्टेज में गए, तो हमारा इन्फ्लेमेटरी ये जो रिस्पॉन्स होता है ये हमारा 48 आवर्स तक होता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज शुरू हो जाता है। तो उसमें हमें चाहिए होता है कि हम उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा लेकर आए। जब ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होती है उसका तरीका ये होता है हमें खून की नालियों को खोलना होता है। इसमें हमने कम करा वेजो कंस्ट्रक्शन की, उसमें हम वेजो डायलेशन करते हैं, हीट लगाते हैं ताकि खून की नालियां खुलें, ज्यादा ब्लड उस एरिया में आए, ज्यादा WBCs आए, हीमोग्लोबिन आए, न्यूट्रिशन आए, ताकि वहां पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो ये 2 वजह होती हैं जिसकी वजह से हम अपने पेशेंट्स को जब 48 आवर्स होते हैं इनिशियली तो उसमें हम कोल्ड पैक्स को रिकमेंड करते हैं, और जब क्रॉनिक स्टेज हो जाती है तो उसके अंदर हम हीट को रिलीज करते हैं। एक चीज आपको समझाऊं, जैसे अगर आपके पानी का पाइपलाइन कहीं से लीक कर रहा है तो जिस हिस्से में पाइप टूटता है आपने देखा होगा वहां पर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है ना, और जब पानी फैलता है वहां कीचड़, गारा, सब चीजें, इसी तरह से हमारे ब्लड की नालियां भी जो है वो पाइप की तरह होती है, और जब इन्फ्लेमेशन होती है तो उस एरिया में ब्लड जहाँ पे डैमेज होता है ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से वहां पे कॉम्प्लिकेशन जैसे कीचड़, गंदगी होती है, इसी तरह से खून से हम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में केमिकल रिलीज करता है जिससे हमें दर्द का एहसास होता है, और उस एहसास का मकसद ये होता है आप इसका फौरी तौर पे कोई ट्रीटमेंट कर ले, और ये भी एक पार्ट है हीलिंग का, हमारा फर्स्ट स्टेज होता है। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर शबाना, लोग गलती कहाँ पे करते हैं? आपने अपनी प्रैक्टिस में ये ऑब्ज़र्व भी किया होगा कि समटाइम्स ये जो गाइडेंस के बगैर हमें घरों में प्रैक्टिस की आदत है कि एक अच्छा किसी ने कोई टोटका बता दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हमने उसको फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया, हम एक प्रोफेशनल से कंसल्ट नहीं करते, और जब चीज़ ख़राब होती है तो फिर हम ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा अब क्या किया जाए। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर लोगों की गलती कहाँ पर होती है कि वो घरों में क्या ऐसी चीज़ कर लेते हैं? बिल्कुल, इसमें होता ही है अर्मिला कि हम लोग, मैंने, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, अब उन्हें पता चल गया इंटरनेट से, गूगल से, यूट्यूब से पढ़ लिया, सुन लिया, लेकिन प्रॉपर आपकी नॉलेज नहीं है। आपने आइस इस्तेमाल कर ली 48 आवर्स तक, तो वो क्या करते हैं आइस को मुस्तकिल लगा के रखते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन कर देते हैं स्किन के ऊपर। तो वो आपने देखा है जिस तरह हीट का बर्न होता है इस तरह आइस बर्न भी होता है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हमने तो बर्फ लगाई थी, पूरी उनकी स्किन बर्न हुई हुई होती है, जस्ट लाइक जैसे अगर आपको हीट से बर्न हो। तो कोशिश यही करनी चाहिए अगर आप आइस भी अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप स्किन पे अप्लाई ना करें, किसी कपड़े में लपेट के या किसी थैली में लपेट के, या फिर बने हुए आइस पैक्स मिलते हैं वो आपने फ्रीजर में रखे होते हैं वो इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज ये होती है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट, बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, उन लोगों में मसला ये होता है कि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनकी स्किन सेंसेशन भी उनकी बाज दफा डायबिटिक पेशेंट की खत्म हुई हुई होती है। तो
उनको हीट का एहसास नहीं होता, उन्हें कोल्ड का एहसास नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट हीट की वजह से भी रख लेते हैं हीट पैड और वो जल के आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हीट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उनको ऐसा लगता है कि सूदिंग है, कम है। तो जब आपकी स्किन सेंसेशन अगर किसी वजह से डिफेक्टिव हो, और स्पेशली जब कोई इंजरी होती है, कोई चोट लगती है, तो इंसान की स्किन की सेंसेशन जो है वो आपकी डिफेक्टिव हो जाती है। तो कभी भी कोई भी चीज जो है वो एक्सट्रीम पे इस्तेमाल ना करें। हीट भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 मिनट, 7 मिनट। आइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आइस को ऑल्टरनेट 5 मिनट्स आपने रखा, उसके बाद जो है आपने उसको हटा दिया और उसके बाद दोबारा उसको अप्लाई किया। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जिनको आपको चेक एंड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शबाना, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शबाना नाज हमारे साथ मौजूद थी, न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट, गाइड कर रही थी कि किसी इंजरी या किसी भी सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो ताज़ा सब्जियों का एक आइडिया और कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे घरों के अंदर। हर घर में ताज़ा सब्ज़ी लाना एक रोज़ाना की बुनियाद पे बड़ा मसला होता है, इसलिए ज़्यादातर ख़वातीन जो होती हैं वो हफ्ते भर की जो सब्ज़ियाँ हैं एक ही दिन में लाती हैं। उनको घर लाने का मसला नहीं है, उनको ताज़ा कैसे रखना है, फ्रेश कैसे रखना है, और फिर उनकी जो घर में कुकिंग के हवाले से कि फ़्रेश सब्ज़ी का बनाना, ये मसला संभालने का जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पूरा हफ़्ता जो है जी ताज़ा सब्ज़ी हो, महफूज और ग़ज़ाइयत से भरपूर रहे। और क्योंकि ज़रा सी लापरवाही सब्ज़ियों को चंद ही दिनों में ज़ाया भी कर देती है। मौजूदा दौर में खुराक का ज़िया ना सिर्फ आपके मौशी नुकसान का सबब बन रहा है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी हो, ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन हो, उसमें भी इजाफे का बहुत सबब बनती है। इसलिए फलों और सब्जियों के हवाले से इनको महफूज रखने के जो बहुत से तरीके हैं, इनको समझना और अपनाना आज की दुनिया में बड़ा ज़रूरी हो चुका है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या आम घरेलू जो सतह पर बग़ैर किसी महंगी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के सब्जियों को ज़्यादा अरसे तक महफूज रख सकते हैं, ताज़ा रख सकते हैं? अगर रख सकते हैं तो कौन से ऐसे तरीके हैं? इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, इनकी आप वीडियोज़ भी देखें, और मैं पहले चैनल पर भी इनका, क्योंकि हमारे ये शो का हिस्सा रहे हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं जी। बहुत ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स ये हमें बताते हैं। आज सलीम इब्न फाजिल हमारे साथ मौजूद हैं, CEO खुशहाल पाकिस्तान हैं, राइटर हैं, ट्रेनर हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सर, आपकी वीडियोज़ या आपका जो कंटेंट है ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव होता है इस लिहाज से कि बहुत सारी चीज़ें आम जिंदगी में हम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से होता है। आज हम ज़रा ये सब्जियों और फलों के हवाले से कि घरों में लाना प्रैक्टिस रोज़ाना की बुनियाद पे तो पॉसिबल नहीं होता, इवन संडेज़ को लोग जाते हैं, वीकेंड्स पे जाते हैं, फ्रेश कैसे रखा जाए? बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, इसमें ना इसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। 3-4 चीज़ें। सबसे पहले तो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, इनको आपने अलहदा रखना है। समझने की बात यह है कि जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें से एक गैस होती है थाइलिन, वो उसको पकाने के लिए चाहिए होती है, कुदरती तौर पे उनमें होती है और वो अमिट करते हैं। अगर हम फल और सब्ज़ी को एक साथ रखेंगे तो वो थाइलिन जो गैस फलों में से निकल रही है उसको पकाने के लिए, उसकी भीतरी, वो सब्जियों को ख़राब कर देती है। तो जो सबसे बुनियादी बात ये है जो सोचने समझने याद रखने की है कि इनको हमने कभी भी एक साथ नहीं रखना। ओके। अच्छा, अगर आप फ्रिज में आपने मिसाल के तौर पे, अभी मैं डिटेल में बताता हूँ, तो रखना है तो जो फल है ना वो ऊपर वाली साइड पे रहे और सब्ज़ी नीचे वाली साइड पे रहे, ताकि जो गैस है वो नीचे को ट्रैवल कम करती है, ऊपर को ज़्यादा करती है। तो वो फिर भी सेफ रहेगा। सही। अदरवाइज़ अगर 2 कंपार्टमेंट हों तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद अगर आप सब्जियों की बात करते हैं तो उसमें आप एक थंब रूल है, सिंपल सा। अच्छा, सबसे पहले ये याद रखने की बात है कि अगर आपने इनको हफ्ता भर के लिए रखना है तो इनको कभी भी वॉश करके नहीं रखना। वॉश करके नहीं रखना। ओके, सबसे अहम बात यह है, जब आपने उसको कंज्यूम करना है तब वॉश करना है। बिल्कुल ठीक है। जब हम वॉश करते हैं वो मॉइस्चर आ जाती है, मॉइस्चर जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ का बायस बनती है, तो हम कभी भी उसको सेफ नहीं रख सकते। तो पहली बात यह है कि अपने ड्राई हालत में। बिल्कुल सही। उसके बाद दूसरी बात यह है कि आपने जो ग्रीन वेजिटेबल है, सिंपल थंब रूल, उसको रेफ्रिजरेट करना है।
ओके ओनली। ओके ठीक है जी, जब खीरा हो गया, पालक हो गई, इसके अलावा जो ब्रोकली हो गई या इस तरह की जो चीज़ें वो रेफ्रिजरेट करनी वो है। आपने रेफ्रिजरेट करनी ठीक है। है। जो ग्रीन नहीं है, मसलन के टमाटर है, हाँ। आलू है, या इस तरह से प्याज है। मूली है, प्याज है, लेमन है, इनको रेफ्रिजरेट नहीं करना, बाहर रखना है, इनको बाहर रखना है। वाओ। सिंपल बात। ओके। ठीक। अच्छा, इससे अगली बात यह है कि जिनको आपने रेफ्रिजरेट करना है उनको रैप करना है हमने पेपर टॉवल में। पेपर टॉवल में, हाँ जी, ओके। जी डेफिनेटली उसमें, क्योंकि वो मॉइस्चर उसको कंटेन करती है। उसके अलावा जो बाहर की नमी उसको ख़राब कर रही है उसको वो पेपर अब्जॉर्ब कर लेता है, तो दोनों सूरतों में वो उसको फ्रेश रखता है। बिल्कुल ठीक। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर पेपर टॉवल में रैप कर लिया, आपने उसको साफ़ कर लिया डस्ट वस्ट से, उसके बाद रैप कर लिया, उसके बाद उसको रेफ्रिजरेटर कर दिया, तो आपकी जो लाइफ है वो 2 टाइम्स कम से कम इंक्रीज हो अच्छा, जाएगी। 2 टाइम इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अगर इससे भी ज़्यादा आप बढ़ाना चाहते हैं, आप 7 से 15 दिन पे जाना चाहते हैं, तो फिर एक सिंपल सी टेक्निक होती है, उसको हम वैक्यूम पैकिंग कहते हैं। ठीक है। आजकल वैक्यूम पैकिंग की मशीनें जो ऑनलाइन आराम से मिल Available जाती है, हैं और बहुत लो कॉस्ट है, मतलब 6,000 से 8-10 हज़ार की रेंज में आ जाती हैं। तो उसके बाद अगर आप उनको वैक्यूम पैक कर देते हैं तो डेफिनेटली जो है वो 2 वीक्स पे वो लाइफ चली जाती है उसकी। लेकिन प्रिंसिपल वही रहेगा कि जो ग्रीन है वो आफ्टर वैक्यूम पैकिंग जाएंगी रेफ्रिजरेशन में, और जो ग्रीन नहीं है वो आफ्टर वैक्यूम पैकिंग रूम टेम्परेचर पे आपने। ये तो बड़ी प्रैक्टिस है कि हम टमाटर, लेमन, अब खीरे, गाजरे, मूली सब फ्रिज में रख देते हैं और इकट्ठे भर देते हैं। इसीलिए वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जो बस ये सिंपल सी बात है याद रखने की। ओके ओके। अच्छा विवाल साहब, जाहिर है ख़वातीन के लिए बड़ा चैलेंज होता है कि अब अगर ये इन बेसिक सब्जियों के अलावा अगर किसी ने बैंगन बनाने हैं, कद्दू बनाने, तो जी मंडी जाएंगे या सब्ज़ी वाला आएगा उससे ख़रीदेंगे, ताज़ा बनेंगे। समटाइम्स हमें ये भी बड़ी कंप्लेन होती है कि जी सब्ज़ी ताज़ा नहीं आई, जो सब्ज़ी वाला गेट के ऊपर देने आया है वो भी ताज़ा सब्ज़ी नहीं लाया। ये जो फ्रेशनेस का एलिमेंट मेंटेन रखना है इवन कुकिंग मेथड्स में, ये कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत अहम है। ज़ाहिर है न्यूट्रिशन तो सारी उससे जुड़ी हुई है ना। जितना वक्त गुजरता जाता है डेफिनेटली जैसे ही हम उसको प्लग करते हैं, इनका एक जैसे इंसानों का इम्यूनिटी सिस्टम होता है, पौधों का भी होता है, तो जैसे हम उसको पौधे से अलहदा कर लेते हैं तो उसके ऊपर हमलावर बैक्टीरियाज, वायरस वो शुरू हो जाते हैं। तो जितना टाइम गुजरता जाता है उतना वो उसको ख़राब करते रहते हैं, उसकी ज़ाहिर है शक्ल भी ख़राब करते हैं, न्यूट्रिशन भी कम करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमें फ़्रेश मिलनी चाहिए। वो फ्रेश का तो बड़ा अच्छा सलूशन है किचन गार्डनिंग, उस पर तो हमने कई बार बात की और वो बड़ा ही ज़बरदस्त है, मतलब उसके कई फ़ायदे, मल्टीपल फ़ायदे हैं। तो एक तो वो उसका सलूशन है। मैं चाहूँगी किचन गार्डनिंग पे भी आप थोड़ी सी बात करें, बिकॉज ये एक प्रैक्टिस है जो कि बहुत कम घरों में हो रही है, लेकिन लोग करते उस तरह से नहीं है क्योंकि उनको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है कि अच्छा घर के अंदर हम सब्जियां उगाएंगे। हालांकि आप जैसे एक्सपर्ट्स बहुत दफ़ा बहुत ईजी टिप्स भी देते हैं कि कितना पॉसिबल है। तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैंने अभी ये रिसेंटली प्रैक्टिस किया है कि अगर मतलब लोग घरों में कहते हैं जी हमारे पास स्पेस नहीं है, मट्टी नहीं है, फर्श लगे हुए हैं, तो अब उसका बहुत ही आसान हल आ गया। तो वो आसान हल ये है कि ग्रो बैग्स आपको मिलते हैं। अच्छा, ग्रो बैग्स जो है ये समझ लें कि प्लास्टिक का जो कपड़ा होता है ना उसके बैग बने होते हैं राउंड शेप में, 4 फुट, 8 फुट, 10 फुट, बड़े बड़े भी होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं, कैरियों जैसे भी बने होते हैं, और बहुत ही लो कॉस्ट है, यानी 300, 400, 500 रुपये का एक ग्रो बैग मिल जाता। तो वो ग्रो बैग आपने रखना है, छत पे रख लें, सेन में रख लें, उसके अंदर आपने वैसे ही वही जो मट्टी और उसको मिक्स करके मनोवर वगैरह और खाद जो होती है उसके अंदर आप सीडिंग कर दें। और जो अब तो सारी लिस्ट भी मिल जाती है ना कि सर्दियों में आपने कौन सी लगानी है। अभी तो AI ने और भी आसानियाँ कर दिया। इवन कि आप उसको कहेंगे जी पाकिस्तान में या लाहौर में हमने लगानी है, ये मौसम है, वो सब कुछ गाइड कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो किचन गार्डनिंग है ना ये थेरेपी भी है। आप देखें कि डॉक्टर्स जो हैं वो अब जो एंजाइटी के पेशेंट्स हैं उनको ये रेकमेंड करते हैं कि जी आपकी मेहरबानी आप किचन गार्डनिंग शुरू कर लें। अच्छा। और मैंने देखा है बहुत से करीबी दोस्तों को कि इससे उनको वाकई फ़ायदा भी हुआ। मतलब जब आपकी इन्वायरमेंट अच्छी होती है, आप पौधों के साथ वक्त गुजारते हैं, तो डेफिनेटली बंदे का मेंटल स्टेटस भी बेहतर होता है। तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। एक तो आपको फ्रेश सब्जी घर में मिल रही, आपका टाइम पॉजिटिव एक्टिविटी में आ रहा है, फिर आपको मतलब ऑक्सीजन भी फ्रेश मिल रही है, तो वो कमाल चीज़ है, ये कमाल है। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल साहब, ये जो हम किचन गार्डनिंग की बात करें, आपने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इस तरह से भी की कि हमें समटाइम्स ये आइडिया नहीं होता बहुत सारे लोगों को कि किस
एनवायरनमेंट के अंदर, किस सीज़न के अंदर हमें कौन सी सब्ज़ी कैसे उगानी है, जी बिल्कुल, ये इन्फॉर्मेशन होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ घरों में हमारी प्रैक्टिस के धनिया, लीमू तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो लोग लगा लेते हैं, लेकिन किचन गार्डनिंग एक होलसम एक्सपीरियंस है या एक होलसम चीज़ है जिसको आपने अगर करना है एग्जीक्यूट तो नहीं, डेफिनेटली वो तो थोड़ा सा डिटेल नॉलेज तो चाहिए है ना। लेकिन मैंने ये गुजारिश की कि अब नॉलेज हासिल करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती ना। अब तो आपके पास एआई तो हर बंदे के पास है, मोबाइल में है। तो अभी मैंने बल्कि एक छोटा सा फार्म हाउस ही बनाया फैक्ट्री की छत पे। तो मैंने सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी गाइडलाइन जो है वो उसके साथ मिलके, बल्कि एआई के साथ मिलके हमने बनाया। अच्छा। हाँ जी, तो उसके अंदर हमने ग्रीन हाउस भी बनाया, हमने दूसरा बनाया। तो वो सारी वो आपको अब लोकेशन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से हर चीज़ आपको रेकमेंड कर देता है। तो अब बहुत ज़्यादा किसी को उस्ताद को भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो खाद कौन सी डालनी है, किस वक्त पे डालनी है, पानी, बल्कि इवन के अब ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि जो आपका पौधा अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, आप उसकी तस्वीर लेते हैं तो वो आपको बता देता है कि जी ये वाला पौधा है, इसको ये बीमारी है और इसकी ये रेमेडी है। वाओ। तो वो मतलब तो अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई, बस ये आपको विल चाहिए, थोड़ी सी विल चाहिए। अब लोगों को फैसला करना है कि हमने ये करना है, हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, लोगों को इनकरेज करने के लिए कि जो फ्रेश या ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है ऑर्गेनिक चीज़ों को लेकर के लोग कहते हैं जी कि अब हमें सब्जियां हों, फल हों, ऑर्गेनिक चाहिए। इवन ऑर्गेनिक डाइट्स प्लान चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करना, ये कैसे पॉसिबल हो कि अवेयरनेस भी आए लोगों को और वो इनकरेज भी हों? डेफिनेटली जी, जितनी ज़्यादा आप बात करेंगे, जैसे अभी हम बात करें ना, तो जितना ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होगी, लोग इस बात को सुनेंगे, उतना उसको वो प्रोसेस करेंगे कि ये ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि हमने मतलब बेसिक जो एजुकेशन है ये इसका पार्ट होना चाहिए। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी एजुकेशन में बहुत सारे फ्लॉज हैं। सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि मेरी बॉडी, मैंने क्या खाना है, मुझे कौन सी न्यूट्रिशन कब चाहिए, वो मुझे बिल्कुल पूरी एजुकेशन मुझे नहीं बताती। बिल्कुल। तो ये जैसे हम बात करेंगे मुख्तलिफ, अभी हम जैसे बात करें तो जितना भी इस पे ज़्यादा प्रोग्राम करेंगे उतना लोगों को ज़्यादा शौक़ पैदा होगा इसको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी दोबारा से हम उसकी तरफ आते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली फ्रिज में जो कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, हम उसकी यूटिलाइजेशन उस तरह से नहीं कर रहे होते। हमने बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा रखा होता है। और अभी जो आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली अलग अलग रखने वाली बात की है, ये तो कॉमनली प्रैक्टिस होती ही नहीं है ना। मैंने इसीलिए इसको सबसे पहले बताया है हाँ। कि ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब्जियों के हक में बिल्कुल भी वो नाइंसाफ़ी है कि अगर आप फलों के साथ उसको रख दें तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक कंपार्टमेंट है ना आमतौर पे, तो एक बास्केट आप यूज़ कर सकते हैं ना, दूसरी ऊपर वाले हिस्से में, वहाँ पे फ्रूट वगैरह उसमें रख सकते हैं। और जो फ्रूट्स हैं उनको भी फ्रिज में रखना उनकी जो लाइफ है उसको बढ़ाता है। फ्रूट्स के अंदर भी 2-3 जो फ्रूट हैं उनको तो फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, ख़ासतौर पर जो बनाना है बिल्कुल भी नहीं जाना। उसके बाद बाकी जो बेरीज़ हैं, और एप्पल को भी आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसकी भी 5, 6, 8 दिन लाइफ होती है, तो एप्पल भी फ्रिज में नहीं जाएगा, बनाना भी नहीं जाएगा। बेरीज़ वगैरह और ग्रेप्स हो गए, ये चीज़ें जो हैं इनको आपने रख सकते हैं। हाँ जी, इनको रख। अच्छा, अब थोड़ा सा इब्न फाजिल साहब, अब हमें ये भी बताएं कि आपने इस चीज़ पे अवेयरनेस के लिए बड़ा काम किया है कि लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ें हों, किस तरह से आप बिजनेसेस डेवलप कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। ये जो जर्नी था ये कैसा था और आपने ओवर टाइम क्या एक्सपीरियंस किया कि कितनी अवेयरनेस आई है? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ा जी, मैं तो हैरान हूँ क्योंकि स्टार्ट जब हमने किया था 2018 में, तो 2-3 साल ऐसे लगा जैसे हम मतलब टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बट उसके बाद एक एक्सपोनेंट जो है ना वो ग्रोथ देखी है। अभी इस टाइम सूरत हाल ये है कि मैंने वो सिलसिला रोका हुआ है फ़िलहाल, डेलिब्रेटली, क्योंकि वो इतने लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। इन्वॉल्व से मुराद है कि मेरे से राब्ते में आते हैं कि मेरे पास अब नए लोगों को टाइम देने के लिए वक्त नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने सैकड़ों के हिसाब से कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की हैं इस टाइम। अगर आप रफली बात करें तो 200+ जो हैं वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फूड डिहाइड्रेशन और फूड प्रिजर्वेशन पे काम कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये पिछले 2-3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन से हुआ है। और बहुत सारे जो उनमें से 250-300-400 लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमने मशीनरी और इंस्टॉलेशन और लेआउट और सारी हेल्प की है, उनकी ट्रेनिंग तक हमने उनको की है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग सब में हेल्प की है।
तो और भी अभी बहुत लोग राब्ते में इंशाल्लाह, और ये काम बहुत अच्छे से चल रहा है। और किस साइट के ऊपर ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया? दोनों में, फ्रूट और वेजिटेबल दोनों में। दोनों में? हाँ जी, वेजिटेबल में हमारे पास ना इशू है कि जितनी भी हम स्पाइसेस ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं ना, हल्दी और जो मिर्चा चिली है, रेड चिली, ये दोनों हम मोस्टली अबंडेंटली घरों में यूज़ करते हैं, और ये अनफॉर्चुनेटली दोनों प्रोसेसिंग के दौरान जो है ये टॉक्सिक हो जाती हैं। अच्छा, हाँ जी, ओके। ये जो चिली है उसके अंदर एफ्लाटॉक्सिन आ जाती है, और जो हल्दी है उसके अंदर एक मिलावट का होता है, वो क्रोमेट डालते हैं उसमें लोग। तो वो ये दोनों चीज़ें, इस पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, यानी इसकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगवाई हैं जो इसको प्रॉपर तरीके से डिहाइड्रेट करके ग्राइंड करके पैक कर रही हैं, और लोगों को अवेयरनेस भी दे रही हैं कि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। और मज़े की बात यह है कि जो उनकी प्राइस है वो भी सेम है, यानी अच्छा। आप बाज़ार से जो आप एक ख़तरनाक या एक टॉक्सिक टॉक्सिक चीज़ चीज़ ले रहे हैं, और ये बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से हुई, उनकी प्राइस भी आलमोस्ट सेम है। तो इस पे बहुत काम हो रहा है। फ्रूट के अंदर जी बहुत काम हुआ। फ्रूट के आपको अब पाकिस्तान के अंदर ड्राई फ्रूट पाकिस्तानी सारा मिल जाएगा, यानी इम्पोर्ट समझ लें कि हमने हाफ़ कर दी है पिछले 3-4 साल में जो ड्राई फ्रूट की इम्पोर्ट थी, और इंशाल्लाह अगले 3-4 साल में इसको हम कोशिश करेंगे कि ये आलमोस्ट ख़त्म हो जाए। मैंगो में बहुत काम हुआ है डिहाइड्रेशन में, उसके अलावा अभी एप्पल में, मतलब सब में ही तो सारे फ्रूट डिहाइड्रेटेड। चुकंदर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टनेज में जो अब हो रही है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जी, उसकी यूज़ भी बहुत है। उसका पाउडर आपको पता है खाने में भी यूज़ होता है स्किन केयर में। तो वो हमारे जो मतलब हैं कहले दोस्त जो हमारे साथ राब्ते में हैं, तो वो टनेज में ये काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अपने फाज़ साहब कि आप तशरीफ़ लाई जी। गुफ्तगू का आगाज़ जी इसी हवाले से हुआ था कि नॉर्मली हमारे घरों में जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आइडिया कॉन्सेप्ट है, इसको हम कैसे बेहतर इसकी लाइफ को कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, उस पर अपने फाज़ साहब ने हमें कुछ टिप्स दिए हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, मैंने आपसे इजाज़त लेनी है। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन जाते जाते आपको लाहौर में पहला पानी की फराहमी का वासा का जो तारीखी पंप की बहाली का बेड़ा है वो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने उठा लिया। खस्ता हाल जी खंडर की सूरत अख्तियार की ये पानी वाला कदीम पंप अब किस हालत में है और मुस्तकबिल में यहाँ क्या क्या बनाया जाएगा, इस हवाले से दानिश मुनीर बता रहे हैं, आप उनसे जाने। मैं मिलूंगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अजी देखिए, आज आपको एक ऐसी तारीख़ी मुकाम की सैर करवा रहे हैं जो माजी में अंदरून लाहौर को पानी की सप्लाई मुहैया करता था। कदीम लाहौर का पहला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जिसके ज़रिए पानी की तरसील होती थी। यहाँ से पानी जो है वो पानी वाला तालाब जो कि मारूफ जगह है अंदरून लाहौर की, उसको पानी की सप्लाई की जाती थी। वहाँ से पानी जो है वो आगे मुंतकिल किया जाता था। मेरे अक़ब में आप ये इस इमारत की जो सूरत हाल है इसको देख सकते हैं। इसके अंदर अभी तक वो मशीनरी मौजूद है जिसके ज़रिए यहाँ से पानी मुंतकिल किया जाता था। ज़मीन से पानी को पंप किया जाता था, निकाला जाता था और आगे इसको ट्रांसफ़र किया जाता था। ये बड़ा लेटेस्ट और जदीद उस वक़्त का निज़ाम है और इस कदर मयारी मशीनरी मौजूद थी कि आज इस खस्ता हाली के बावजूद जो है वो अपनी जो है वो जगह नहीं छोड़ रही, अपने मुकाम पर मौजूद है। पायदारी या जो है वो इसका सबूत है इसका। हम आपको दूसरी तरफ से भी इसको दिखाएंगे और इसका तारीख़ी पस मंज़र से लेकर और अब तक इसकी क्या सूरत हाल है। वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी के पास आने के बाद अब इस पे ऊपर क्या मनसूबा जात जो हैं वो इसके किए जा रहे हैं और माजी की जो ये तारीख़ी मुकाम है उसको कैसे बहाल किया जा रहा है। ये वो पाइप इसकी मौजूद है, इसका पाइप जिसके ज़रिए ये यहाँ से पानी पंप किया जाता था। ये चिमनी है और ये माजी में कोयले से चलता था ये पंप। क्या उस वक़्त की जदीद टेक्नोलॉजी होगी इस चिमनी के ज़रिए, ये उस वक़्त की निशानी है जिसके ज़रिए धुआं जो है वो फ़िज़ा से दूर तक जो है वो निकाला जाता था। अब हम बात करते हैं यहाँ मौजूद जो ऑफ़िसर हैं जो इसकी रिस्टोरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। वॉल सिटी के मुतल्लिका ऑफ़िसर मुबश्शिर हसन साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर कंजर्वेशन हैं, उनसे जानते हैं
इसका तारीखी पस मंज़र भी, और अब इसके ऊपर वॉल सिटी क्या करने जा रही है, आइए आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज, आप खैरियत से हैं? मिजाज खैर है। ये मुकाम कितनी तारीखी हैसियत रखता है और इसके ऊपर अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको किस तरह डेवलप कर रहे हैं? अच्छा, ये वासा पंप हाउस बदामी बाग के नाम से मशहूर है। ये हमारे लिहाज से तारीख़ में बहुत अहमियत के हामिल एक साइड है, तारीख़ी साइड है। जब लाहौर बहुत छोटा स्क्वीज़ एक फोर्टिफाइड वॉल के अंदर मुहित था, उस ज़माने में जब ब्रिटिशर्स आए तो यहाँ पर जो डिफिशेंसीज़ थी वाटर के हवाले से बड़े मसले थे इस शहर में, और भी बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन पानी के बड़े मसाइल थे जिनको सामने रखते हुए ये ब्रिटिश एरा का एक मोन्यूमेंट है जिसमें वो तमाम फैसिलिटीज़ दी गई थी। वो ताहम तारीख़ के एतबार से ये भी देखा जा सकता है कि ये एक लाइफ लाइन थी अंदरून लाहौर में रहने वालों के लिए। यहाँ से पानी की तरसील होती थी, और ये जो पानी वाला तालाब बनाया गया था तकरीबन मोरलेस उस ज़माने में 32,000 के करीब वाल सिटी की आबादी हुआ करती थी। उस ज़माने में यहाँ से उन तमाम को ये सहूलत दस्तयाब की गई थी ब्रिटिश एरा में, और इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इस दो हवालों से। एक तारीख़ में एक फैसिलिटेशन के हवाले से, दूसरा एक ह्यूमन क्राफ्टमैनशिप के हवाले से। उस ज़माने में जो टेक्निक्स इस्तेमाल की गई, जो मशीनरी लाई गई, ब्रिटिशर ने अपने इंग्लैंड से उसको यहाँ लाया गया, और तमाम चीज़ें यहाँ पर आज तक डिस्प्ले के तौर पर पड़ी हुई है। इनका कोई फंक्शन 1970 तक ये मशीनें बहाल थी और पानी की तरसील थी यहाँ से। 1971 के बाद क्योंकि कोल बेस्ड था, ये तमाम मशीनें कोल पर चलती थी, कोल की एक डिफिशेंसी हुई और साथ साथ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आए, जिसके बाद इस सिस्टम को शिफ्ट किया गया इलेक्ट्रिसिटी में, और उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम की वजह से इसकी अहमियत बहुत कम हो गई और इसके इस्तेमाल में खलल पड़ा। अच्छा सर, ये इतनी तारीख़ी मुकाम है तो इसके खंडर में तब्दील होते हुए कितना वक्त लगा है? क्यों इसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दी गई और इतनी खस्ता हाली में कैसे पहुंच गया? जी, हमारी जो असेसमेंट रही है इस पूरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पैटर्न्स पर और इसके इस्तेमाल पर, 1970s के बाद इस बिल्डिंग को प्रॉपर्ली इस्तेमाल में नहीं लाया गया, और 1970 के बाद जो इस बिल्डिंग का जो एक रोल था इस शहर के हवाले से, उसमें बहुत कमी आई, जिसके बाद इसमें कोई ऐसी स्कीमें फार्मुलेट नहीं की गई जिससे इसकी प्रोटेक्शन हो। ताहम रिसेंट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है और गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट हासिल है हेरिटेज की प्रिजर्वेशन के लिए, और जिसमें गवर्नमेंट ने प्रॉपरली फंडिंग की है इसके लिए, और वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी को एज एन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी चूज़ किया गया है, और हम अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस से आगे निकल चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है और हम फिज़िकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। ये उसकी लग रहा है कि ऊपर छत से ये निकला है ये पौधा, और ये कहाँ तक, यानी एक खंडर में तब्दील करने में हमने इसको कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमारे जो मुतलका महकमे थे और इन सारी चीज़ें। जी, बदकिस्मती से इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई, जिसकी वजह से ये फ़िज़िकली हम विटनेस कर सकते हैं। इस बिल्डिंग को बहुत मुख्तलिफ हिस्सों से इन डेंजर है अब बिल्डिंग, अब इनकी रिवाइवल की तरफ हम जा रहे हैं, और इंशाल्लाह आइंदा 1.5 साल 2 साल के अंदर ये तमाम रिवाइव भी होगी, और एक पूरे मतलब कम्युनिटी को और लाहौरियन और लाहौर में एक वैल्यू एडिशन होगा, क्योंकि ये पूरा जोन अगर देखते हैं, लाहौर फोर्ट, मंटू पार्क और उसके अगेंस्ट उसके दूसरी तरफ वासा पंप हाउस, ये वैल्यू एडिशन होगा इस पूरे जोन में। क्या सा बनेगा पूरा कि भी तारीखी जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है किस तरीके से? जी एग्जैक्टली यस। और ये अगर देखते हैं इसमें ब्रिटिश एरा की बड़ी टाइलें इस्तेमाल हुई है, सर्कुलर आर्च है, और साथ साथ में कंस्ट्रक्शन पैटर्न भी अगर प्रीवियसली हम मुगल्स के देखते हैं, सिख एरा में देखते हैं, और उनमें भी एक तब्दीली आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में नज़र आता है जो माजी की तामीरात। जी अच्छा, किस तरह इसकी बहाली चल रही है, इस वक्त किस प्रोसेस में है, वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को दिखाएं ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके। जी, इसकी बहाली से पहले हमने तमाम इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमने आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स वो तमाम मुकम्मल हो गई है। उस साथ साथ हमने एडेप्टिव रीयूज़ प्रपोज़ल भी हमने इसका प्लान किया है, ताकि इस बिल्डिंग को हम सस्टेनेबल बनाएं, इससे इनकम जनरेट हो, वही इनकम इस बिल्डिंग की कंजर्वेशन, इसकी मेंटेनेंस में इस्तेमाल होता रहे, ताकि
फ्यूचर में कोई ऐसा रिसोर्स हो जो इस बिल्डिंग ये वो बहाली का काम चल रहा है जी, इस वक्त बहाली पर हमने काम शुरू कर दिया है। और ये क्योंकि इसके अंदर स्ट्रक्चर भी बहुत सारे हिस्से इसके कोलैप्स हो चुके हैं, मशीनों की डिटोरिएशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें हम मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स को इंगेज कर रहे हैं। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं और नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स भी हैं। ये मैं इस तरफ एक मशीनरी देख रहा हूँ, ये धूप भी इसको लगी होगी, बारिश का पानी भी इसको लगा होगा, कई तूफ़ानों को भी इसने देखा होगा, तो अभी तक ये अपनी यानी जगह पे बरकरार है। इसमें क्या खासियत है? जी, ख़ास बात तो यही है कि उस ज़माने की जो चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं उसमें अगर 200 साल में भी उसमें खराश तक नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन क्राफ्टमैनशिप का एक आला दर्जे का इस्तेमाल हमें नज़र आता है। ताहम इसके अलावा अंदर बड़ी मशीनें हैं, उन मशीनों में भी स्टिल वही कैफियत है जो आज आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। अंदर ये मशीनरी वाला हिस्सा है और ये इसकी जो है वो काम किया जा रहा है इसके ऊपर। जी, इस वक्त काम हो रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं मतलब 1970s के बाद इस पर मेजर कोई काम नहीं हुआ है, जिसके बाद यहाँ अगर देखते हैं तो डेब्रीज का वो लेवल है, बाज़ जगहों पर 4-4 फीट, बाज़ जगहों पर 6-6 फीट डेब्रीज फिल्ड हो चुकी है। और साथ साथ में जिस तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर ने इस बिल्डिंग को और साथ में मशीनों को डैमेज करने के लिए पूरा मतलब उसका एक पूरा किरदार नज़र आता है। वाइल्ड वेजिटेशन ग्रोथ है, जो ट्रीज़ छत पे निकली हैं, ऑल द वे रूट्स इसके आपको अंडरग्राउंड मिलेंगे और तनावर दरख्त बन चुका है। ये बिल्डिंग में तकरीबन हमें अंदाज़ा है कि 40% इनको निकालने में हमें बिल्डिंग के दीवारों के साथ हमें दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। यानी इसको असर नो तमीर किया जाएगा, जो इसकी पुरानी दीवारें हैं उसके ऊपर भी कोई तहकीक की जाएगी कि कितनी इसकी मजबूत हैं, चल सकती हैं आगे, नहीं तो फिर दोबारा नीचे से इसको जी वो तमाम पैरामीटर्स हमने कर लिए हैं। ताहम ये फैसले हमने ये भी किए हैं कि ये जो वाइल्ड वेजिटेशन जो ग्रोथ है दीवारों के अंदर, रूट्स हैं, इनको निकालना ज़रूरी है, जिसको हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ हम इसकी रिमूवल करेंगे, ताकि बिल्डिंग में ज़्यादातर इम्पेक्ट हम मिनिमम रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ जाएँ और मेजर पोर्शन की रिस्टोरेशन करें। अच्छा, अंदर वाला जो हिस्सा है उसको अगर हम देखें और उसकी जो बहाली है, इसको किस तरीके से और वॉल सिटी क्या इसके ऊपर मंसूबा रखती है, इसको किस में तब्दील करने जा रही है? इसके 2 फेसेस हैं इस पूरी बिल्डिंग के। एक हिस्सा है जो कि यहाँ से आगे, जिसमें मेजर पोर्शन खाली नज़र आएगा, और ये जो पार्ट है इसमें मशीनें इंस्टॉल्ड हैं जो हिस्टोरिकल मशीनें हैं। इसमें मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की इंगेजमेंट हम करने जा रहे हैं जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के हैं। इन मशीनों की प्रिजर्वेशन होनी है ताकि हम इन मशीनों को इंटेलेक्चुअल्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और आइंदा आने वाली जनरेशन के लिए हम इसकी प्रिजर्वेशन करके उनको ट्रांसमिट कर सकें। और जिसकी वजह से हमने ये प्लान किया है कि ये हिस्सा हमारा म्यूज़ियल एरिया होगा, जिसमें म्यूज़ियम एज ए डिस्प्ले एरिया बनेगा ये तमाम मशीनें, और साथ में दूसरा हिस्सा है वहाँ पर कैफेटेरिया हम डेवलप करेंगे ताकि एक इनकम जनरेटिंग सोर्स बने इस बिल्डिंग के लिए, फ्यूचर में कोई मसला ना हो। कितनी मालियत जो है वो इसके ऊपर लग रही है और एग्जैक्टली पब्लिक जो आना चाहेगी देखने के लिए, कितने अरसे के बाद उनके लिए जगह पूरी बहाल होगी और वो यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे? जी, टाइम जो जस्टेशन पीरियड है इसका 2 साल का है, जो तकरीबन 2 साल के अंदर हम सक्सेसफुली इसकी रिस्टोरेशन और एडप्टिव रीयूज़ में हम लेकर जाएंगे। और बहाली के लिए हमें जो एलोकेशन ऑफ बजट इसकी 190 मिलियन के करीब तकरीबन हुई है, जो इंशाल्लाह हम कंज्यूम करेंगे, और जिसमें मशीनें, बिल्डिंग की कंजर्वेशन और एडप्टिव रीयूज़ से तमाम शामिल हैं। और सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है जो इस बिल्डिंग को डैमेज कर रहा है वो एक्सेस ऑफ रोड को इस बिल्डिंग के साथ मिला दिया गया और इसके लेवल्स रेज्ड हुए हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी इस बिल्डिंग को हिट करता है और नुकसान पहुंचाता है। हम इसको भी प्लान कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर सिक्योर हो, सेफ़ हो, जिसके लिए हम इस बिल्डिंग को उस थ्रस्ट लेवल से जो आम तौर पर रोड की वजह से आता है उससे बचाने के लिए हम वहाँ एक बफर स्पेस हम क्रिएट करें ताकि ये बिल्डिंग इंडिपेंडेंटली अपना सांस ले सके। अगर इस बिल्डिंग के अतराफ़ में हम देखें तो कहीं पे लारी अड्डा है, कहीं पे कोई आर्जी क़यामगाह कायम कर दी गई है और इसके अतराफ़ में इमारतें खड़ी की गई हैं, तो क्या माजी की इस इमारत के साथ ज़्यादती नहीं की गई? कोई गवर्नमेंट के पास स्ट्रक्चर नहीं था या वक्त के साथ साथ जो है वो इसकी गिरदोनवा में जो है वो इस तरह की जगह रखी गई? जी, इस तारीख़ी अहमियत
के हामिल जो साइड है इसके सराउंडिंग में बहुत इंटरवेंशंस हुई हैं, लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। इस बिल्डिंग के हवाले से इस पूरे जोन ऑफ स्पेशल वैल्यू जो हेरिटेज का बनता है, लाहौर का बहुत इंपॉर्टेंट जोन बनता है, तो इसकी हम स्टडीज़ भी करवा रहे हैं और उनकी फाइंडिंग्स के साथ हम फर्दर आगे जाना चाहेंगे कि किस टाइप की इंटरवेंशन फ्यूचर में होनी चाहिए। जी, जैसा कि आपने सुना जो डिप्टी डायरेक्टर कंजर्वेशन वॉल सिटी अथॉरिटी, उनकी जानिब से बताया गया कि इस खंडरनुमा माजी के अहम मुकाम को एक अच्छी और लेविश किस्म के मुकाम में तब्दील किया जाएगा और तब्दील करते हुए इसको अवाम के लिए खोला जाएगा, एक तफरीही मुकाम बनाया जाएगा। ना सिर्फ ये तफरीही मुकाम होगा बल्कि उसी के साथ साथ तारीख़ी हैसियत को भी वो उजागर करेगा, उसको भी महफूज किया जाएगा और साथ साथ में इससे रेवेन्यू भी जनरेट किया जाएगा जो कि कौमी ख़जाने में एक मुआवन साबित होगा। इस वक्त ये जो जगह है वो बिल्कुल एक खंडर की सूरत इख्तियार किए हुए है, जिसको बिल्कुल अरसर-ए-नौ इसकी कंजर्वेशन का सिलसिला जारी है। तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ लाहौरियों के लिए बल्कि दीगर ममालिक से आने वाले लोगों के लिए भी एक तारीख़ी मुकाम की हैसियत को रखते हुए एक मालूमाती मुकाम होगा और ये भी आगाही रखी जाएगी कि किस तरह से माजी में पानी जो है वो ज़मीन से हासिल किया जाता था और उसकी तरसील जो है वो अगले मुकामात तक की जाती थी।